अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पैरिटी। पैरिटी और कुछ नहीं है, जैसे आपका कोई भी आपका एटम है या एटम है, परमाणु हो, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के क्या है, आपको उसकी स्टेट को तो फाइंड करना ही होता है कि उसकी अवस्थाएं क्या होंगी। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने इसको और अच्छे से पढ़ा होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं किसी भी पार्टिकल है तो उसकी अवस्था को तो हमें दर्शाना होता है, या स्टेट फंक्शन को हमें दर्शाना होता है। तो स्टेट फंक्शन को हम कैसे दर्शाते हैं, कोई भी तरंग फलन से या वेव फंक्शन से दर्शाते हैं। माना कि वो वेव फंक्शन हमने साई मान लिया, एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर हमें किसी पार्टिकल की स्टेट को दर्शाना है तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं, वो है हमारा साई। अब साई को स्टेट फंक्शन को दर्शाना है, इसका मतलब हमारे पास में वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो सकता है, एक्स के रूप में, वाई के रूप में, जेड के रूप में, है ना। तो जो ये साई फंक्शन है एक्स वाई एंड जेड, इस रूप में हो सकता है क्योंकि निर्देशांकों पर डिपेंड करेगा वो। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम x को माइनस एक्स से, y को माइनस ऑफ वाई से एंड z को माइनस ऑफ z से रिप्लेस कर दें, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसका रिफ्लेक्शन पैदा कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम तरंग फलन x y z को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट क्वांटिटी से, या फिर -1 से हम इसको गुणित कर रहे हैं। और सेम अगर वही आपका फंक्शन उठ के आता है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि साई x को माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड से रिप्लेस करने पर आपका फंक्शन वापस क्या हो, वेव फंक्शन सेम आ जाए। ठीक है, एक्स वाई जेड के रूप में आ जाए, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाए माइनस ऑफ साई एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब आपकी सिचुएशन क्या हो गई कि जब आपने फंक्शन को क्या करा, कोऑर्डिनेट को क्या करा, उसके -1 से मल्टीप्लाई कर दिया या उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करा, तो आपके क्या होंगे, x को -1, y को -y और z को -z। तो आपका वेव फंक्शन या तो इस रूप में आएगा या फिर आपका इस रूप में आएगा। जब आप वेव फंक्शन का आपकी उसके माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर भी आपकी वेव फंक्शन सेम वैसा का वैसा ही आता है, तो हम इसको बोलते हैं कि इसकी इवन पैरिटी है। क्या है इसकी पैरिटी, क्या है, इवन है। और जब आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, उसका नेगेटिव साइन आ जाता है, एंटी आ जाती है कोई चीज़, तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी वेव फंक्शन की पैरिटी क्या है, ओड है। तो क्या कह सकते हैं हम पैरिटी के रूप में, पैरिटी के रूप में हम यही कह सकते हैं कि अगर हम पैरिटी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है पैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम हमारे कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कैसे, जैसे आपका ये है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ अगर आपका x कोऑर्डिनेट है और उसको मैंने क्या कर दिया, जस्ट रिवॉल्व कर दिया, जस्ट उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया, तो हम पैरिटी को एक तरीके से रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर आपका इवन आता है तो डेट मीन्स क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का भी वापस क्या हुआ, वापस रिफ्लेक्शन हुआ या 180 डिग्री पे वापस ये क्या हुआ, घूम कर आ गया। तो उस कंडीशन में आपकी पैरिटी क्या होती है, इवन होती है। और जब ऐसी कंडीशन नहीं हो तो हमारा क्या बोलते हैं कि अगर हमारा फंक्शन क्या हो, माइनस में उठ के आता है, तो हम उसको बोलते हैं और पैरिटी। और कहीं कहीं इसको ये भी लिखा है कि हम इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है इस इवन के लिए हम बोलते हैं सिमेट्रिक है, और इसके लिए बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो वेव फंक्शन पैरिटी से हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। अब हम इसको और ऑपरेटर के रूप में भी इसको देख सकते हैं कि पैरिटी को अगर हम और अच्छे से समझें तो हम उसको एक ऑपरेटर के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि u(p² = 1, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, 2 बार किसी चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं और आपकी चीज़ वापस इवन क्वांटिटी आ रही है। जैसे -x और इसी में ही माइनस लगा दिया तो आपके पास में क्या आया, x ही आया। दैट मीन्स ये एक तरीके से क्या हो गया, ऑपरेटर बन गया। तो हम यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ माइनस से इसको समझा दिया, बट हमें ऑपरेटर से इसको समझना पड़ेगा। तो हम उस ऑपरेटर को मान लेते हैं कि UP मान लेते हैं, पैरिटी ऑपरेटर। इसके लिए
तो उसके लिए हम ऑपरेटर क्या मान रहे हैं, यूपी मान रहे हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैरिटी एक डिस्क्रीट है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज़ अ डिस्क्रीट फंक्शन, तो इसकी भी आपकी वैल्यूज़ फिक्स होती है। ओके, तो अब हम इसके जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम इसको ऑपरेटर के रूप में भी समझ सकते हैं। बट पैरिटी और कुछ भी नहीं है, आपके फंक्शन को सिमेट्री सम या विषम है उसको बताने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसको हम ऑपरेटर के रूप में इसको समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पैरिटी को अगर हमें अच्छे से अफेक्टिव रूप में समझना है तो क्या करेंगे, हम इसको ऑपरेटर के रूप में देखते हैं। ऑपरेटर के रूप में कैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन माइनस टू माइनस, यानी कि 2 बार अप्लाई करते हैं और हमारे पास में क्या आता है, वही इवन, यानी कि हमारे पास में वही फंक्शन वापस लेके आ जाता है। तो हम इसको बोलेंगे यू पी स्क्वायर, इसका मान क्या आया 1। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी 4th नंबर की इक्वेशन हो जाएगी। यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 1 मान आया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये एक जो ये आपका ऑपरेटर है, ये पैरिटी वाला ऑपरेटर, ये एक यूनिटरी ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑपरेटर का उसके ट्रांसपोज करते हैं तो उसका मान क्या है, 1 ही आए। तो डेट मीन्स यू पी प्लस या ट्रांसपोज और यू पी, इसका मान क्या है, 1 आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैरिटी ऑपरेटर है वो आपका क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर भी माना जाता है। यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि उसका ट्रांसपोज वेव संकारक और उसका ट्रांसपोज, उसका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या ट्रांसपोज करते हैं या इसको कहीं कहीं प्लस टी से भी दर्शाते हैं, कहीं कहीं इसको प्लस से भी दर्शाते हैं। डैट मीन्स अब क्या हो जाएगा आपके पास में, फॉर द इक्वेशन 4 and 5, यहाँ 1 क्या है आपके पास में, इसका मान है, तो यू पी प्लस यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, यू पी स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, तो यू पी ट्रांसपोज वाला यू पी के बराबर है। ट्रांसपोज करने पर भी आपका वेव फंक्शन क्या हो रहा है, ट्रांसपोज ही तो कर रहे हैं, x का माइनस एक्स से, y का माइनस वाई से और z का माइनस जेड से। ट्रांसपोज करने पर भी आपके पास में वही फंक्शन वापस उठ के आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि पैरिटी जो संकारक है हमारा, जो पैरिटी ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। यानी कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू उसके क्या होता है, उसी के जो ट्रांसपोज ऑपरेटर है वही ऑपरेटर वापस उठ के आ जाता है आपका। तो उसको हम, इस तरह के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। इस कारण जो इसके जो ये हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इसका जो आइगन मान होता है वो भी आपकी क्या होता है, रियल प्राप्त होता है आपको। ठीक है, रियल आप लोग समझ में, रियल को इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इसका जो आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, वो आपके रियल क्वांटिटी प्राप्त होती है। आपको पता है किसी वेव फंक्शन पर अगर आप ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, आइगन वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन पर आपने माना कि ये ऑपरेटर इस पर लगाया, तो आपके पास में जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक तरीके से सेम वो की वही उठकर आएगी। तो अब हम देखते हैं इसी को कि अब हम अगर हमारे पास में अगर ऑपरेटर लगाते हैं किसी वेव फंक्शन पे, तो उसका आइगन मान p पैरिटी के रूप में एक आइगन वैल्यू जो होती है वो रियल प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो रियल कैसे होगी, आप देखिए यू पी वेव फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपके पास में p साई एक्स वाई जेड आ गया आपके पास में। तो p एक तरीके से क्या होगा, उसका आपका आइगन वैल्यू होगी। जैसे आपने यू पी किस पर पुट करा, एक्स वाई एंड जेड पे आपने ऑपरेटर लगाया, देन आपके पास में एक फंक्शन पैरिटी आई, इसका मान आ गया p, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, और आपका फंक्शन यू का यूँ ही आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द आइगन वैल्यू। तो ये p का मान अब हमारे पास में क्या होगा वो हमें निकालना है कि इस p का मान क्या होना चाहिए। तो इस p का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, हम हमारे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए हम इसका मान यूज़ करेंगे। तो यू पी शाई पर हमने जब ऑपरेटर इस फंक्शन पे लगाया तो हमारे पास में ये चीज़ आई, वापस इसका डबल बार करें हम, यानी कि 2 बार लगाने पर ही हमारे क्या होगी, पैरिटी 2 बार हम ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, देन आपके पास में वेव फंक्शन जो पहले वाला था वो भी यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म में ही उठ के आता है। तो हम क्या करेंगे, इसी पर वापस क्या करेंगे, एक और वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यू पी शाई एक्स वाई जेड क्या करना है,
एक और ऑपरेटर 2 टाइम्स लगाने पर आया आपके, तो क्या आ जाएगा आपका यू पी शाई एक्स का मान तो ये ना, ठीक है, और वापस उसके ऑपरेटर लग रहा है तो पी स्क्वायर आ जाएगा, पी का स्क्वायर आया। तो हम क्या करेंगे आपके यूपी ऑपरेटर पी स्क्वायर साई एक्स वाई जेड, तो पी स्क्वायर इसका मतलब आपके पी स्क्वायर का मान क्या है +-1 के रूप में इसका मान आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी आपने क्या करा, यूपी लगाया यहाँ पे, यूपी और किसके ऊपर पी एक्स वाई जेड को मैं आर के रूप में लिख सकती हूँ, शाई आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यूपी शाई आर क्या हो जाएगा, इसका मान यूपी, पी बाहर निकाल दूँ और शाई पे वापस इसको अप्लाई करूँ तो क्या आएगा पी स्क्वायर आर शाई एक्स वाई जेड आया ना, कि यूपी पी आर शाई पे, यूपी पे वापस इसी पर करूँ, पी बाहर निकाल लूँगी, यहाँ पर यूपी शाई आर क्या बन जाएगा पी शाई आर, तो आपकी क्या आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स वाई जेड। अब पी स्क्वायर का डेट मीन्स आपकी क्या है यूपी, इसके इससे आप तुलना करेंगे यूपी स्क्वायर शाई आर तो क्या हो जाएगा 1 मान, तो शाई आर से शाई आर तो आपको एक तरीके से क्या है कैंसिल आउट मान लें इस तरह से, तो यूपी स्क्वायर क्या मान है पी आर स्क्वायर किससे करेंगे, जैसे ये आ गया आपका यूपी स्क्वायर एक तरीके से क्या है पी स्क्वायर, एक तो आपके पास में ये आया और एक आपके पास में ये है 4th नंबर से, दोनों की इसकी तुलना करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +- पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +-1। अब प्लस है तो आपकी इवन पैरिटी है और नेगेटिव है तो ओड पैरिटी है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि हमारा वेव फंक्शन सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी होगी, न्यूक्लियस की पैरिटी वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वाड्रपोल मोमेंट क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रपोल क्या होता है हमारे पास में, इसी से इस क्वाड्रपोल मोमेंट से ही हमें आपके न्यूक्लियस के शेप के बारे में पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोलेक्ट बनेगा या आपका स्फेरिकल शेप का रहेगा। वो अपनी जो आपका मोमेंट है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका न्यूक्लियस का शेप एंड साइज किस रूप में रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वाड्रपोल मोमेंट क्वाड्रपोल मोमेंट पढ़ने से पहले हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, वो है न्यूक्लियर आइसोबैरिक या आइसोस्पिन, संभारिक बोलते हैं जिसे हम हिंदी में संभारिक प्रचक्रण क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे न्यूक्लियस है तो उसके स्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है आपके पास में, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना ही किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। और जब हम इसका किसी के साथ इसको किसी पार्टिकल पर हिट भी करवाते हैं तब भी अगर चाहे न्यूट्रॉन से कराएं चाहे हम प्रोटॉन से कराएं, दोनों का जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। और इनका स्पिन भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो हमने ये देख लिया कि इसका आपने किसी के साथ अन्योन क्रिया कराया हो, चाहे आपने किसी के साथ स्कैटरिंग कराई हो, इनका मास भी सेम होता है। तो हर चीज़ इनका जो रिजल्ट होता है वो आपके क्या होता है, सेम ही प्राप्त होता है। तो हाइजेनबर्ग ने फिर ये देखा कि अगर हमें इन दोनों कणों का किसी के साथ भी कोई इंटरैक्शन कराने पर आपका एक जैसा ही रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उसने ये माना कि ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं और इसके ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और कुछ नहीं, न्यूक्लियॉन्स की 2 स्टेट होती है, 2 स्टेट के रूप में इसको बताया, और जिसका मान उसने क्या बताया, इनका मान होता है हाफ। अब ये +½ कब होता है और -½ क्या होता है ये हम देख लेते हैं कि आइसोबैरिक का मतलब होता है आई जो है प्रचक्रण जो है वो हाफ मान होता है, ठीक है, इस किसका, न्यूक्लियस का। अब +½ या -½ कब होगा, क्योंकि आप इसका अगर एक कंपोनेंट लें T3 या Z एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका कंपोनेंट लें तो इसका मान होता है ½ Z-n, ठीक है। इसका मान क्या होता है, Z-n। प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ½ Z के लिए 1, न्यूट्रॉन के लिए 0, तो कितना आ जाएगा, Z एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका अगर कंपोनेंट लेते तो हाफ आया। किसके लिए आया ये, प्रोटॉन के लिए। और ऐसे ही TZ हम अगर न्यूट्रॉन के लिए माने तो ½ Z0 -1, तो कितना आया, -½ किसके लिए आया, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो आ गई आपको बात समझ में
कि आपके जो आइसोबैरिक का मतलब यही होता है कि उनका प्रचक्रण, जो टोटल प्रचक्रण होता है वो तो न्यूक्लियस के लिए हाफ ही होता है, क्योंकि आपके जो ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, हाइजेनबर्ग ने यही बताया कि ये आपकी न्यूक्लियॉन्स की क्या है, 2 स्टेट है। अब हाफ प्रोटॉन के लिए होती है और माइनस हाफ किसके लिए होती है, आपके न्यूट्रॉन के लिए होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आइसोबैरिक या आइसोस्पिन, जिसमें आपके जो प्रचक्रण है वो कितना होता है, हाफ ही प्राप्त होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, न्यूक्लियस की।